नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात स्मृति ईरानी के चक्रकाल में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जो फिर एक बार सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद फंस गए हैं। फिर बात करेंगे खालिस्तानियों के चक्रव्यूह में फंसे भगवंत मान की, जिनकी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी खालिस्तानी समर्थक ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर तक पहुंच गए और जमकर खालिस्तान की आजादी के नारे लगाए। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे गैंगस्टर्स के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि अब मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को जान से मारे जाने की धमकी दी गई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे जिहादियों के चक्रव्यूह में फंसे ओवैसी की, जिन्होंने अब नुपुर शर्मा के निलंबन के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर फिर से ईडी की छापेमारी पर फंसे अरविंद केजरीवाल की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। अब फिर एक बार सत्येंद्र जैन के घर सहित 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ये छापेमारी हवाला ट्रांजैक्शन संबंधित है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा हाल में ही सत्येंद्र जैन को इस मामले में हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। पहले लोअर कोर्ट में पूछताछ के दौरान जैन के साथ एक वकील की मौजूदगी की अनुमति ही दी गई थी। वकील को कुछ दूरी पर रहने की इजाजत दी गई थी, जहां से वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, लेकिन देख सब कुछ सकता था। फिर बाद में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब सत्येंद्र जैन पर जो गाज गिरी है, उसके बाद केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ गई है। अब फिर एक बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आपके झूठ की गाथा जारी है। स्मृति ईरानी ने ईडी की छापेमारी के बाद फिर केजरीवाल से सवाल किया है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी है या नहीं। लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी केजरीवाल के पास ईरानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पिछली बार जब सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई की गई थी तो स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से 10 सवाल किए थे, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को फर्जी बता दिया था और अपनी भ्रष्ट मंत्री की इस करतूत को कवर करने के लिए उसे देशभक्त बताने लगे थे। तो अब सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोलेंगे। अब भी वो सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताएंगे या फिर ईडी की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बता देंगे, क्योंकि केजरीवाल चाहे कितना भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और जल्द ही इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन अब पंजाब में भी सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिससे राज्य का माहौल फिर एक बार गर्मा गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सैकड़ों की तादाद में खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान हवा में नंगी तलवारें लहराती दिखाई दी। लोगों के हाथों में आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले के पोस्टर्स दिखाई दिए और पूरे इलाके में खालिस्तान की आजादी के नारे सुनाई देने लगे। 6 जून का दिन वो दिन है जब 38 साल पहले 1984 में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ था। इस दिन सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले को ढेर कर मंदिर को आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के बीच कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने फिर से राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और अमृतसर में बंद का आह्वान किया था। दल खालसा नाम के कट्टरपंथी संगठन ने हर जगह ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पोस्टर चस्पा किए थे। मामले की गंभीरता के मद्देनजर अमृतसर में 7000 जवानों की तैनाती तो की गई, लेकिन बावजूद इसके खालिस्तानी समर्थक स्वर्ण मंदिर तक पहुंच गए और वहां माहौल को भड़काने की कोशिश की। वहीं कट्टरपंथी सिख संगठनों बब्बर खालसा, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर समेत कई अन्य खालिस्तान समर्थकों ने आजादी मार्च निकाला था। इस दौरान खालिस्तान की आजादी की मांग के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन अहम सवाल यह है कि सालों बाद अब फिर से कैसे पंजाब में खालिस्तानी सक्रिय हो गए हैं।
किसकी शय पर पंजाब में इन खालिस्तानियों की इतनी हिमाकत हो गई है कि ये वहां खालिस्तान की आजादी के नारे लगा रहे हैं। आए दिन खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू धमकी भरी वीडियो जारी कर देता है और हद तो तब हो जाती है जब खुलेआम पन्नू पंजाब के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे देता है और उस पर भी पंजाब की सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पंजाब के जो हालात हैं, जिस तरह से वहां आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी भगवंत मान सरकार की है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी सरकार चुप है और इन खालिस्तानी आतंकियों को शय दे रही है। इन सब के बाद एक बात साफ दिखाई देने लगी है कि केजरीवाल को लेकर जो स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने के दावे किए जा रहे थे, वो अब सच होते नजर आने लगे हैं, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से ही राज्य के हालात भयावह होने लगे हैं। खालिस्तान की आजादी की मांग भगवंत मान के राज में होने लगी है और अब पंजाब में गैंगस्टर्स की दादागिरी मुंबई तक पहुंच गई है। भगवंत मान की लापरवाही में पहले दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, फिर खुलेआम इन गैंगस्टरों ने गैंग वॉर की धमकी देना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसके तहत बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके अब्बू सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये धमकी पंजाब के सिंगर मूसेवाला के हत्यारों की तरफ से ही दी जा रही है। सलमान खान के पिता को 5 जून की सुबह एक धमकी भरा लेटर मिला। इस लेटर में साफ साफ तरीके से सलमान खान और सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र करते हुए लिखा हुआ था कि उनकी तरह ही सलमान खान को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में इस लेटर के सामने आने के बाद सलमान खान और उनके पिता की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के आदेश पर भारी संख्या में पुलिस बल सलमान खान के घर के बाहर तैनात कर दी गई है। सिद्धू की हत्या के 6 दिन बाद ही सलीम खान को यह धमकी भरा नोट मिला है। अब कथित तौर पर पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ी हुई है, जिसके कारण सलमान की जान को भी खतरा बताया जा रहा था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ने इससे पहले भी 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और अब फिर एक बार उसी तरह की धमकी खान को मिली है। भले ही सलमान खान की सुरक्षा महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार भी इस मामले में फंसती दिखाई दे रही है। पहले दाऊद गैंग से कनेक्शन होने पर उनके नेता जेल की हवा खा रहे हैं और अब पंजाब के बाद बाकी दूसरी गैंग मुंबई में भी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से पंजाब की सरकार को कमजोर समझकर इन गैंगस्टरों ने दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार को भी कमजोर समझकर अब इन लोगों ने सलमान खान को लेकर ये धमकी भरा लेटर भेजा है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस नई मुसीबत को उद्धव ठाकरे कैसे संभाल पाते हैं। अब उद्धव ठाकरे की टेंशन सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कहीं ना कहीं बढ़ गई है, लेकिन इस बीच ओवैसी भी अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निलंबित क्या किया, ओवैसी को पार्टी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ओवैसी का कहना है कि इसकी वजह से खाड़ी देशों में ये बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने पूछा कि आपने अपने प्रवक्ता के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। ओवैसी ने कहा कि सऊदी अरब ने अब तेल की कीमत $2 से बढ़ाकर $6 कर दी है। अगर कल मिस्र, सऊदी अरब अपनी नीति बदलते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार को प्रवक्ता को सस्पेंड करने में 10 दिन क्यों लगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ जहर उगलने में तो पीछे नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने कानून से बाहर जाके नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उनकी आंखें तक नोचने की बात कही, तब ओवैसी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। बीजेपी के खिलाफ बोलना एक बात, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलना एक अलग बात है। जिस वक्त जिहादी गैंग नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंसात्मक मानसिकता को बढ़ावा दे रही थी, अगर उसमें उन्हें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या इसका जवाब है ओवैसी के पास? लेकिन अब जब बीजेपी ने इस मामले में इस्लामिक देशों की ओर से चलाए गए प्रोपेगेंडा के तहत नुपुर शर्मा को निलंबित किया है, तो उसके बाद तुरंत ही इन्होंने अपनी भड़काऊ बयानबाजी फिर से शुरू कर दी और फिर एक बार मोदी सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने में लग गए। ऐसे में ओवैसी जैसे नेता ही हैं जो माहौल को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं
और जैसे ही राजनीति करने का वक्त होता है तो तुरंत ही सबसे आगे आकर बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।